इलस्ट्रेशन अब हमने 6 जो अभी की है ये उसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया था। अब हम इसकी रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 6 में जो प्रॉफिट्स हैं उनकी रिकन्सिलिएशन इलस्ट्रेशन 6 के प्रॉफिट्स की फिगर, इलस्ट्रेशन 6 में प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या था जी? 109 600 एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ये आ रहा है 145। चलिए फॉर द टाइम बीइंग अगर कहूँ हमें ये फिगर नहीं पता, लेट्स अज्यूम ये फिगर हमें नहीं पता, हम प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं, तो लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क आउट। हमें प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग गिवन हो, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें डिटरमिन करना हो, तो हम डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे और उस डिफरेंस की वैल्यू को मार्जिनल कॉस्टिंग में एडजस्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट आएगा। डिफरेंस की वैल्यू आती है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स का डिफरेंस इनटू OAR। अब यहां पे इशू क्या है कि यहां पे प्रोडक्ट्स दो हैं, यहां पे प्रोडक्ट्स दो हैं, तो प्रोडक्ट्स दो हैं तो डिफरेंस की दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। तो जैसे हम बात करें पहली प्रोडक्ट कौन सी है? Z, तो ओपनिंग स्टॉक तो दोनों में 0 है, ऐसा ही है, ओपनिंग स्टॉक तो दोनों में ही 0 है, तो एक प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक था 400 और दूसरी का 300, और जिसका स्टॉक 400 है उसका OAR 60 है, जिसका 300 है, सॉरी माय मिस्टेक, 400 इंटू 0 300 इंटू 0 इंटू 60 इंटू 40, ये दोनों वैल्यूज ले आइए, 24,000 12,000। अब जरा देखिएगा यहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और इधर भी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में ये फिगर भी ऐड होनी है, ये फिगर भी ऐड होनी है। पहुंचिए नीचे 145,600। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट में डिफरेंस जो आता है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने डिफरेंट इलस्ट्रेशन जो कल परसों में की थी, मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे, उन प्रॉफिट्स की रिकन्सिलिएशंस आज हमने बनाई, डिफरेंस की जो कैलकुलेशंस हैं वो हमने मैच की। कोई और डिफरेंस होने से मुराद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस की प्राइमरी वजह इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही है, बल्कि हम ओनली वजह इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होते। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके पीरियड कॉस्ट के तौर पे पूरे के पूरे P&L में चार्ज हो जाते हैं, जिस पीरियड की कॉस्ट उस पीरियड में चार्ज हो जाते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जिस पीरियड में इनकर हुए उस पीरियड में चार्ज नहीं होते, बल्कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं।
फिर वो जो प्रोडक्ट जब बिकती है फिर वो कॉस्ट पीएनएल को जाती है। फ्लो जरा समझ लो, जरा अकाउंट फिक्स्ड कॉस्ट का फ्लो समझ लो। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड इनकर हुए, एंट्री डली, डेबिट फिक्स्ड ओवरहेड, क्रेडिट कैश। साल खत्म हुआ, पीएनएल बनना है, डेबिट पीएनएल, क्रेडिट फिक्स्ड ओवरहेड। दिस इज हाउ वी डू इन मार्जिनल कॉस्टिंग। फिक्स्ड ओवरहेड इनकर हुए और जब पीएनएल बनने की बारी आई सारा का सारा पीएनएल में चार्ज हो गया। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, अभी हम ओवरहेड का चैप्टर पढ़ के आए हैं, वहां पे हम क्या करते थे, फिक्स्ड ओवरहेड इनकर हुए, डेबिट फिक्स्ड ओवरहेड, क्रेडिट कैश। फिर क्या करते थे, डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट फिक्स्ड ओवरहेड। फिर क्या करते थे, डेबिट फिनिश गुड्स, क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस। मतलब हमारे ओवरहेड पीएनएल में अभी तक गए ही नहीं है, वो हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो गए हैं। जब अब इन्वेंट्री बिकेगी, वो कब बिके, अभी बिके या अगले साल बिके, जब बिकेगी इन्वेंट्री तब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेबिट क्रेडिट फिनिश गुड्स होते हैं। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट का डिफरेंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड सीधे पीएनएल को सारे के सारे चार्ज कर दिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पीएनएल को चार्ज नहीं हुए, प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करके बैलेंस शीट में रख लिए गए। इन्वेंट्री बैलेंस शीट में आ रही है ना आपकी, वर्क इन प्रोसेस भी बैलेंस शीट में आता है, फिनिश गुड भी बैलेंस शीट में आती है। तो आपके ओवरहेड्स आपके पीएनएल में नहीं गए, आपकी बैलेंस शीट में एसेट आ गए, क्योंकि वो प्रोडक्ट कॉस्ट में आपने ऐड कर दिए में है। तो ये एक डिफरेंस रह जाता है, प्रोडक्ट जो पीएनएल को चार्ज है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों की ट्रीटमेंट में कोई प्रॉफिट लॉस में फर्क लाने की वजह नहीं रहती। अच्छा जी, इसमें एक वेरिएशन भी आती है रिकंसिलिएशन में। हमने रिकंसिलिएशन का तो एक तरीका बड़ा आसान सा ये सीख लिया। अब एक रिकंसिलिएशन में बात करते हैं कि वेरिएशन भी आ जाती है। वो वेरिएशन हमें, ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 का डाटा देखते हैं, हमें इससे समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। इलस्ट्रेशन 10 के डाटा से हमें वो वेरिएशन समझ आती है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा जी, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट फॉर द ईयर इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हैव बीन यूज्ड। मतलब हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट शायद दिया गया है और एडजस्टमेंट कैलकुलेट करके हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट पे आना है। यहाँ पे द कंपनी यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग इन द फाइनेंशियल पीरियड दैट हैज जस्ट एंडेड। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 35,000, रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 192,000। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट दे दिया गया है। If the company had used absorption costing, if company had used absorption costing, opening inventory would have been 30,000 and closing inventory would have been 55,000. यकीनन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा आती है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी ऐड हो जाती है इसमें, तो ओवरहेड कॉस्ट की वजह से कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा आती है। तो ओपनिंग स्टॉक में आप देख रहे हैं मार्जिनल में 20 था, अगर एब्जॉर्प्शन फॉलो करते 30 होता। क्लोजिंग स्टॉक भी देख रहे हैं मार्जिनल में 35 था और अगर एब्जॉर्प्शन फॉलो करते तो 55 होता। अच्छा, अब यहाँ पे हमने तो जैसे पढ़ा था भाई कि मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट अगर हमें गिवन है तो डिफरेंस कैलकुलेट करो और एडजस्ट करके पहुंच जाओ। यहाँ पे डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस लो, OR से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे ना हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स पता है ना OR पता है, और काम हमसे यही करने को कहा गया। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन है। एक मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन हमने सीख लिया, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन लिमिटेशन आ जाए जैसे यहाँ पे आ गई तो एक अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन भी है। और वो जो अल्टरनेटिव मेथड है ना, बेसिकली वो जुगाड़ मेथड है। तो जुगाड़ लगाने के कई तरीके होते हैं। तो एक तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा और कोई दूसरा तीसरा तरीका आपको किताब में भी मिल सकता है, पास पेपर में भी मिल सकता है। तो उससे परेशान नहीं हो जाना कि तरीका भी बदल गया। तो वो चूंकि जुगाड़ वाला मेथड है, उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक ये स्टैंडर्ड मेथड है, अगर ये लगता है तो ये आपकी प्रायोरिटी है। अगर ये मेथड अप्लाई होता है, दिस इज द रिकमेंडेड मेथड। जब ये मेथड नहीं अप्लाई होगा फिर आप दूसरे मेथड पर जाओगे, जो कि इस केस में अब हमें लगाना पड़ेगा। हमें रिकंसिलिएशन बनानी है, रिकंसिलिएशन की मदद से ही हमें प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं जी।
इलस्ट्रेशन नंबर 10, हमें प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग गिवन है। कितना है जी? 192। हमें डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे पहुंचना है। डिफरेंस की वैल्यू लानी है और प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे जाना है। अच्छा, हमें यूनिट्स का तो नहीं पता ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के, बट ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो पता है ना। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यूनिट्स नहीं पता, बट वैल्यू को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ज्यादा होगा यूनिट्स में, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग की वैल्यू ज्यादा है तो क्लोजिंग के यूनिट्स भी तो ज्यादा ही होंगे ना। ये तो यहां से पता लगा ना, यूनिट्स नंबर नहीं पता, बट वैल्यू से हम ये तो गेज कर सकते हैं ना भाई कि भाई वैल्यू ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक की। आप मार्जिनल कॉस्टिंग को कंपेयर कर लो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कंपेयर कर लो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो यकीनन क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी ज्यादा होंगे, और जब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ज्यादा हों तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो एडजस्टमेंट जो भी हमारी आएगी हमें उसको ऐड करना। ये तो पता लग गया अब हमें कि जो भी एडजस्टमेंट आएगी हम उसको ऐड करके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे पहुंचेंगे। अब ये एडजस्टमेंट आनी कैसे है, इसके लिए हम एक वर्किंग बनाते हैं। या अब हम अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन में एडजस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की तरफ चल रहे हैं। जी बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इस वजह से चेंज भी हो सकती है ना कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी शायद बढ़ गई हो, फिर ज़रूरी तो नहीं है ना कि यूनिट्स ही सेम। जी ऐसा भी हो सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ गई हो अगले क्लोजिंग स्टॉक में आने से, ऐसा भी हो सकता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आवर जनरल assumption विल बी यूनिट्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आर मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई कि कॉस्ट में चेंज आया है। हम क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके हिसाब से नंबर्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, नंबर्स के बारे में हम खुद से कोई assumption तब तक नहीं लेते जब तक हमारे लिए बहुत मजबूरी ना हो assumption लेना। तो यहाँ पे हमें कोई assumption की मजबूरी नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमने सिंपल यही assumption रखनी है कि भाई चूंकि वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो यकीनन क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी ज़्यादा ही होंगे ओपनिंग स्टॉक से, और जब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ज़्यादा होते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अच्छा, जिस अल्टरनेटिव मेथड में हम रिकंसिलिएशन बनाने के लिए 3 स्टेप मेथड है। स्टेप नंबर 1, डिफरेंस of opening stock and closing stock value. Difference of opening stock and closing stock value under marginal costing and under absorption costing. ये दोनों में आप डिफरेंस लीजिए। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में डिफरेंस मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, कितना? 15,000 का। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में डिफरेंस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 25,000 का। तो जनाब हमारी 3 स्टेप वर्किंग होती है। स्टेप नंबर 1 में हमने डिफरेंस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग लिया। स्टेप नंबर 2 में डिफरेंस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिया। और स्टेप नंबर 3 जो हम करते हैं उसमें डिफरेंस ऑफ द 2 वैल्यू ले लेते हैं। इन 2 वैल्यू का डिफरेंस क्या है? 10,000। और यही हमारी एडजस्टमेंट है यहाँ पे, और यही हमारा प्रॉफिट आ गया इसके मुताबिक। तो डिफरेंस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू का अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू का अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लें, वो डिफरेंस हमारी एडजस्टमेंट वैल्यू है। इसका मैंने बोला एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, इसी 10,000 को हासिल करने का एक अल्टरनेटिव मेथड, लेकिन जो मर्जी मेथड लगा लीजिए, दिस इज एक्सेप्टेबल। बट
अगेन रिमाइंड यू, अगर ये मेथड अप्लाई हो सकता है तो इसी को करना है, क्योंकि इस सवाल में भी ये जुगाड़ लग जाती है। तो जहां पे ये मेथड लग सकता है वहां पे जुगाड़ वाला जवाब गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। जहां पे ये मेथड लग सकता है वहां पे ये मेथड अप्लाई करके रिकंसाइल कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जहां पे ये लग सकता है आपको यही लगाना है। जहां पे आपको ये मेथड नहीं लग सकेगा वहां पे आप इसकी तरफ आएंगे। दो कंडीशन है जहां पे आपका स्टैंडर्ड मेथड नहीं लग पाएगा। ये हैं वो दो कंडीशन जिनमें आपका वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं लगेगा। कंडीशन नंबर 1, बल्कि पहले ये पढ़ें, यूनिट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट प्रोवाइडेड, ओनली वैल्यूज आर गिवन, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 10 में देखा। तो हमें सिर्फ यूनिट्स दिए ही नहीं गए तो हम स्टैंडर्ड मेथड कैसे लगाएं। और दूसरी रीजन ये है कि यूनिट्स तो दिए गए हैं लेकिन OAR डिफरेंट है, ओपनिंग स्टॉक का कुछ और है, करंट प्रोडक्शन का कुछ और है। OAR 2 दे दिए गए हैं, क्वेश्चन में 2 OAR दे दिए जाए। हमने क्या कहा था, इन्वेंट्री अवेलेबल है, यूनिट्स अवेलेबल है, यूनिट्स का फर्क लीजिए, OAR से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट इशू आ गया OAR 2 आगे क्वेश्चन में। जैसे भी आपके साथी ने जिक्र किया था, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कुछ और हो सकती है, करंट पीरियड की कॉस्ट कुछ और हो सकती है ना। तो हमें हो सकता है बताया जाए ओपनिंग स्टॉक का OAR कुछ और था, करंट पीरियड का OAR कुछ और है, 2 OAR आ जाएं तो फिर यहां पे चैलेंज आ गया भाई कौन सा OAR लगना चाहिए। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए अल्टरनेटिव मेथड। सो ये दो कंडीशन हैं, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, हम अल्टरनेटिव मेथड पे आ जाते हैं, जो कि रिलेटिवली आसान ही लगता है हमें देखने में, लेकिन बहरहाल दोनों मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन से वी शुड बी फेमिलियर। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 11 रेप्लिका है इलस्ट्रेशन 10 की, ज़रा परफॉर्म कीजिए। बस फ़र्क सिर्फ यह है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट से मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट पे जाना है। इलस्ट्रेशन 11 क्लास एक्टिविटी है। इलस्ट्रेशन 11 परफॉर्म कीजिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स से बात शुरू करके डिफरेंस उसमें एडजस्ट करना है और मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट पे आपको पहुंचना है। डिफरेंस प्लस होना है माइनस होना है? माइनस होना है, क्या वजह है? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है तो ये माइनस होना है या ऐड होना है? अभी पहली एक्टिविटी थी कि दिमाग हिल गया आप लोगों का। पहली एक्टिविटी पे ही दिमाग हिल गया आप लोगों का।
क्लोजिंग स्टॉक कम हो, अब सिर्फ क्या किया, डायरेक्शन बदली की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऊपर चला गया, मार्जिनल कॉस्टिंग नीचे आ गई, तो आपको प्लस माइनस साइन मिल गए आपके। इस केस में क्लोजिंग स्टॉक कम है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कम है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कम है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा है, डिफरेंस ऐड होना है। ये कितना है डिफरेंस? 14,000। सारे एग्रीड है 14,000 पे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट 274,000। जी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई डिसएग्रीमेंट इस कैलकुलेशन से तो पूछिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट में डिफरेंस को हम ऐड करेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट मिलेगा। जी बेटा, बेटा सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलिए, पिछले सवालों में जो मर्जी कर लेते, यहाँ पे तो अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, तो अपनी मर्जी क्या चलाओगे यहाँ पे। पिछले सवालों में मर्जी चल सकती थी, दोनों अवेलेबल थे, जो मर्जी ऊपर रख लो, जो मर्जी नीचे रख लो। यहाँ पे उसने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वहाँ से बात शुरू करनी है आपको, उसमें एडजस्टमेंट डाल के प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आपने ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे पहुँचना है आपने। जी रिवर्स वर्किंग क्यों करना चाहते हो? ताकि तुम्हें सोचना ना पड़े, और मैं चाहता हूं तुम सोचो, इसीलिए सवाल मैंने बदल के दिया है। आप लोगों को मैंने शायद कल आप लोगों की क्लास में बात हो रही थी कि हमेशा वाली बात कि भाई बस ऐड ही करना पड़े, लेस ही करना पड़े, किसी तरह पर हमेशा वाली बात फिट हो जाए, रिवर्स वर्किंग करके चाहे फिट हो। तो यही मैं आपको कहता हूं कि आपको इसी चीज़ से मैं निकालना चाह रहा हूं। हर क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट सोचो, हर क्वेश्चन को पिछले सवाल के सांचे में ढालने की कोशिश ना किया करो। ये आदत अपनाओगे तो ज़िंदगी आपकी कैफ 3 में भी आसान रहेगी, अगले पेपर्स में भी इंशाअल्लाह आसान रहेगी जो इस नौयत के आने वाले हैं। बेसिक असूल आपको बता दिया कि भाई अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कम है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम रहेगा। ये असूल बस आपको याद रखना है, और कोई प्लस माइनस दाएं बाएं ऊपर नीचे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इस असूल को आपने याद रखना है। अब सवाल आपको जैसा मर्जी आ जाए, आपने इस प्रिंसिपल के तहत उसको अप्लाई करना है। इस केस में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कम है, इसका मतलब इस केस में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कम है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कम है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, तो डिफरेंस यकीनन ऐड होना है। ये सिंपल सा तरीका है असूल को अप्लाई करने का। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये अब थोड़ा सा दिमाग और इस्तेमाल होगा आपका इस इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन नंबर 12 ये भी रिकंसिलिएशन ही है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये किस मेथड से होगी रिकंसिलिएशन? रिक्वायरमेंट देखिए इसकी सबसे पहले, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट फॉर द ईयर इफ मार्जिनल कॉस्टिंग हैव बीन यूज्ड। मतलब वही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कहानी शुरू होनी है और मार्जिनल कॉस्टिंग पे खत्म करनी है हमने। Azure Limited uses absorption costing and following data is available relating to 2 different years। 2 सालों का डाटा है जी ये। ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2015 का 1000 यूनिट्स 25,000 रुपए के, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत है। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द ईयर 2014 के बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने थे? बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2014, बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी 2014 की? क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2015 का कितना है? ये ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी का था, ये क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर का है। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 2015 के कितने हैं, और बजटेड प्रोडक्शन कितनी है 2015 की, और प्रॉफिट 31 दिसंबर 2015 के अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? Azure uses
FIFO मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन यकीनन मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है, लेकिन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब सबसे पहले सवाल को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। हमें बनानी तो रिकन्सिलिएशन ही है ना, हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स में डिफरेंस को एडजस्ट करके मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट पे जाना है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट हमारी प्लानिंग का। अच्छा, अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट हमें मिल गया, यूनिट्स हमें अवेलेबल हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ज़्यादा हैं तो हमें यहाँ से यह पता लग रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमें एडजस्टमेंट माइनस करनी है। ठीक है, हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट माइनस करनी है। अब एडजस्टमेंट होती क्या है? एडजस्टमेंट होती है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स का डिफरेंस ले लो, OAR से मल्टीप्लाई कर लो। अब बट यहाँ पे OAR का चैलेंज आ गया कि OAR यहाँ पे 2 है। एक OAR आप इधर से बना सकते हो, 2014 का बनाओ ज़रा, क्या आता है ₹10, और एक बनता है यहाँ से 12। आप ज़रा तवज्जो से देखिएगा, 2014 का जो OAR है, मतलब 2014 में जो प्रोडक्शन हुई थी उसमें आपने 10 रुपए पर यूनिट ओवरहेड एब्जॉर्ब किए थे। 2014 में जो प्रोडक्शन हुई थी, 2015 का जो ओपनिंग स्टॉक है, ये कब बना था? 2014 में। मतलब 2014 में ये स्टॉक बना था, इसमें 10 रुपए ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए हुए हैं। और FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री का मतलब 2015 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, किधर है ये, 2015 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस साल की प्रोडक्शन से रिलेट करता है? 2015। FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो मोस्ट रीसेंट प्रोडक्शन में से होता है। तो 2015 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2015 की प्रोडक्शन में से है, इसका मतलब उसमें ओवरहेड 12 रुपए पर यूनिट एब्जॉर्ब है। अब ओपनिंग स्टॉक में ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक में ओवरहेड 12 रुपए पर यूनिट है। ठीक हो गया। तो जब हम ये चीज देखते हैं तो यहां से हमें आइडिया हो गया कि 2 OAR क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो यहां पे जो पहला मेथड है रिकन्सिलिएशन का वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा था पहला मेथड इस्तेमाल ना होने की 2 वजूहात, इन दोनों में से कोई एक वजह भी आएगी, हम दूसरे मेथड पे जाएंगे। ये वाली मेथड, ये वाली वजह यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। चूंकि ये वजह एग्जिस्ट कर रही है इसलिए वो रिकन्सिलिएशन का मेथड पहले वाला नहीं लग सकता, दूसरे वाला ही लगेगा जो हमने ये अभी इस्तेमाल किया। हमें इस मेथड से ही रिकन्सिलिएशन बनानी है। जी जनाब, इलस्ट्रेशन 12 में हमें रिकन्सिलिएशन का मेथड कौन सा फॉलो करना है, हमने ये अभी बात की है। और इसके अलावा जो बात हमने की है, हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट दिया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट दिया गया है। कितना है? 160,000, 150,000। और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ज्यादा होने का मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा है, हमें मार्जिनल कॉस्टिंग चाहिए, डिफरेंस लेस करेंगे। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हमारे ज्यादा हैं, क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास 2000 यूनिट्स हैं, ओपनिंग स्टॉक में 1000 यूनिट्स हैं, और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ज्यादा होने का मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा होता है, हमें मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट पे जाना है, ये एडजस्टमेंट हमें लेस करनी है। अब ये एडजस्टमेंट कहां से आएगी, उसके लिए हमारे पास ये मेथड है जी। एडजस्टमेंट निकालने के लिए हमारे पास ये मेथड है, इस रिकन्सिलिएशन को यूज करते हैं। हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री की वैल्यूज गिवन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री वैल्यूज हैं जी 54,000 क्लोजिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की 25,000। तो डिफरेंस इन इन्वेंट्री वैल्यू कितनी है जी? 29,000। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री वैल्यू क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री वैल्यू क्या है? दैट इज नॉट अवेलेबल, वो में अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या कोई दिक्कत है निकालने में, हमें कोई मुश्किल नजर आ रही है?
क्या फर्क क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री वैल्यू में? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का ही तो फर्क होता है भाई। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू में ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऐड हुए होते हैं, यही फर्क है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू में फिक्स्ड ओवरहेड भी ऐड हुए में हैं। तो भाई अगर फिक्स्ड ओवरहेड लेस कर दो, तो जैसे मैं एक वर्किंग के थ्रू अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग लेना चाहूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है 25,000। अब इसमें कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ हुआ है? बिल्कुल ठीक बताया आपने। लीजिए जनाब, 1000 यूनिट्स में 10 रुपए के हिसाब से 10,000 हुआ है, 15,000 आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, क्लोजिंग स्टॉक में 54,000 है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इसमें कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब है? 24,000। जबरदस्त, ये 30 हो गया। लीजिए जी, हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन थी और हमें पता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्क ये होता है ओवरहेड का। तो 1000 यूनिट्स में 10 रुपए के हिसाब से ओवरहेड चार्ज हुआ है, वो लेस कर दो तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 2000 यूनिट्स में 12 रुपए के हिसाब से ओवरहेड ऐड हुआ है, वो लेस कर दो, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। जी जनाब, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज हमने निकालनी है। अब यहाँ पे उनका डिफरेंस ले लेते हैं। 30,000 माइनस 15,000, ये हमारी वर्किंग यहाँ से आ रही है, ये 15,000, ये हमने वर्किंग यहाँ पे की हुई है, तो 15,000 आ गया। तो डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस 14,000 और ये 14,000 यहाँ से माइनस करना है। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 136,000। जी जनाब, इलस्ट्रेशन 12 हमने डील की। कोई सवाल? प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन बनाना हमने रिकंसिलिएशन के दो मेथड्स देखे हैं। एक रिकमेंडेड मेथड है, अगर वो अप्लाई हो सके उसको ज़रूर कीजिए, वो अप्लाई नहीं होता तो ये अल्टरनेटिव मेथड है, हम इसको यूज़ करके रिकंसाइल कर सकते हैं प्रॉफिट्स। आगे इसमें मज़ीद दो इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन 13, 14, वो आपकी होम असाइनमेंट रहेगी, रिवीजन प्लस फर्दर इलस्ट्रेशन होम असाइनमेंट है। एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। जैसे मैंने कहा था, एक छोटा सा 3-4 पेजेस का ये चैप्टर था, 1 2 3 4 5 टोटल 5 पेजेस का चैप्टर था। तो हमारी 12 इलस्ट्रेशन हमने तकरीबन क्लास में कवर कर ली हैं। 2 इलस्ट्रेशन आपकी होम असाइनमेंट में हैं, तो रिवीजन कीजिएगा इलस्ट्रेशन की, जो इलस्ट्रेशन नहीं की वो कीजिएगा अटैम्प्ट। कल से हम इंशाअल्लाह हम इसके पास पेपर्स डिस्कस करेंगे। अगले कुछ दिन 2-3 दिन हमारे इसकी पास पेपर्स की डिस्कशन पे रहेंगे। हमारे प्लान में जो सवाल हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये 4 सवाल हमारे प्लान में हैं। मुझे लगता है शायद हमें 2 दिन तो ज़रूर इन सवालों पे लग जाएंगे। जी अगर वाली बातें बाद में करेंगे बेटा, अगर वाले सवालों का जवाब मैं नहीं देता। ये सवाल फाइफो के लिए बना हुआ है, फाइफो से हम करेंगे। एफको वाला सवाल आएगा, डील कर लेंगे उससे भी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।